सिविलटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम वसी सर करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछले 3 वीडियो प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन और पिछला 2 वीडियो हाउ टू अप्लाई प्रेपोजिशन मैंने आपकी इसकी क्लास दिया था। स्टिल टुडे आज प्रेपोजिशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, कहां कहां इसके यूसेस हैं, उसके बारे में आपको यहां बता रहा हूं। अगर आपने ये 4 वीडियो कंटिन्यू देख लिया तो प्रेपोजिशन की बहुत सारी ऐसे कंफ्यूजन है आपके मन से खत्म हो जाएगा, आपके मन से वो डर खत्म हो जाएगा जो प्रेपोजिशन के लिए है। बस एक बार मेरी वीडियो को, पिछले 3 वीडियो को कंटिन्यू करिएगा और इस वीडियो को कीप ऑन वॉचिंग, यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। ओके, चलिए बगैर समय को वेस्ट किए हुए अपने इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि प्रेपोजिशन में क्या और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपको जानना मैंडेटरी है। देखिए क्या, जैसे एक वर्ड होता है बिकॉज और एक वर्ड होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ क्या दोनों प्रेपोजिशन है? सवाल ये हुआ कि क्या दोनों प्रेपोजिशन है या कोई एक ही प्रेपोजिशन है? फिर दूसरा क्या है? तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन दोनों में बिकॉज जो है ये एक कंजंक्शन है जो रीजन की बात करता है। अभी हम लोग जो भी हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो कंजंक्शन पे अगर आता है तो आप कंजंक्शन की पूरी डिटेल मेरी क्लास में पाएंगे, क्योंकि आपको ये कम्युनिकेशन स्किल की ग्रामर की सेशन में आपको सब बता दूंगा, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो क्वेश्चन टैग हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो टेंस हो, सब यू विल गेट हियर द डिटेल ऑन। ओके, तो चलिए बहरहाल ये बिकॉज आपका कंजंक्शन हो गया और बिकॉज आप क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है जिसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है, या यूं कहें कि कंपाउंड प्रेपोजिशन है, तभी गलत नहीं होगा। यानी बिकॉज क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ क्या है, ये हमारा प्रेपोजिशन है जिसे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए कैसे। जैसे लिखा है कि ही कुड नॉट एंटर द क्लास बिकॉज ऑफ ही वॉज वेरी लेट। बिकॉज ऑफ ही वॉज वेरी लेट। अब इस स्टेटमेंट पे अगर आप ध्यान दें कि ही कुड नॉट एंटर द क्लास बिकॉज ऑफ ही वॉज वेरी लेट, तो आपको पता है कि बिकॉज ऑफ ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता है। एक रूल मैं आपको बताऊं कि कंजंक्शन के बाद हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है, कि जैसा यहां आया हुआ है, जैसा कि यहां आया हुआ है कि यहां सब्जेक्ट भी आया है और यहां वर्ब भी आया है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आएगा तो ये जो जगह स्पेसिफाइड की गई है वो किसकी की गई है, ये कंजंक्शन की गई है। लेकिन चूंकि ये कंजंक्शन नहीं है तो इसे काट के यहां पे बिकॉज का यूज करेंगे, बिकॉज आपका यूज नहीं करेंगे, यहां पे बिकॉज का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको तब यूज करेंगे जब इसके बाद एक सब्जेक्ट एक वर्ब आएगा। ही सब्जेक्ट था और वाज वर्ब था, तो यहां पे आप बिकॉज का यूज करेंगे। लेकिन बिकॉज आपका यूज कहां करेंगे ये मैं आपको बताता हूं कि बिकॉज आपको हम कहां यूज करते हैं। ये देखिए कैसे, जैसे एक हो गया यहां पे कि ही कुड नॉट एंटर द क्लास बिकॉज being very late। अब यहां पे बीइंग क्या है, ये हमारा जेरंड है, ये प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये जेरंड है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। आपको पता है किसी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। कोई जेरंड यहां पर, कोई यहां कंजंक्शन नहीं आएगा, तो इस बिकॉज को काट के इसकी जगह पे क्या कर देंगे, यहां पे बिकॉज ऑफ यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे लिखा है कि यहां पे लिखा है कि आई
कैन नॉट, आई कैन नॉट स्टे हियर बिकॉज ही, तो ये गलत हो जाएगा ना, बिकॉज ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही में यहां तो एक वर्ब होना चाहिए था, अगर वर्ब होता तो यहां बिकॉज लगाते, लेकिन यहां वर्ब नहीं है, तो जब यहां वर्ब नहीं है तो कुछ गलतियां हो गई, वो यहां पे गलत हो गया, तो इस बिकॉज को काट के यहां पे बिकॉज ऑफ कर दीजिए और ही को काट के यहां पे हिम कर दीजिए। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो यहां बिकॉज हिम का यहां यूज करेंगे। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में अगला जो क्लास हमारा है वो देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ओइंग और ओइंग टू में क्या फर्क होता, सॉरी ओइंग टू और ड्यू टू में क्या डिफरेंस है। ये देखिए क्या, एक होता है ड्यू टू और एक होता है ओइंग टू। दिस इज ओइंग टू, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो ड्यू टू जो होता है ये हमेशा बैड सेंस के लिए यूज होता है, और ओइंग टू जो होता है ये हमेशा गुड सेंस के लिए यूज होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे लिखा है कि ही अचीव्ड हिज गोल, अब यहां पे आ गया ड्यू टू, इस तरह से लिख के आ गया ड्यू टू हिज रेगुलर स्टडी। अब रेगुलर जो स्टडी है ये आपका गुड सेंस दे रहा, रेगुलर स्टडी आपका गुड सेंस दे रहा, तो अगर ये गुड सेंस दे रहा है तो गुड सेंस के पहले कभी ड्यू टू नहीं लगता है, यहां पे जब लगेगा तो ओइंग टू लगेगा, यहां ड्यू टू नहीं लगेगा। तो बच्चों दोस्तों यहां पे ओइंग टू लगाइएगा और यहां पे ड्यू टू ना लगाइएगा। लेकिन अगर यहां पे लिखा है कि ओइंग टू हिज केयरलेसनेस, he could not achieve his goal। कह रहा है अपनी लापरवाही की वजह से उसको उसका लक्ष्य नहीं मिला। तो अब ये ओइंग टू गलत है, क्योंकि ओइंग टू की बात तो यहां पे गुड सेंस वाला वर्ड होना चाहिए था। तो ऐसे हालात में ओइंग टू को काट के यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, तो यहां पे ये जो प्रेपोजिशन आएगा हो जाएगा यहां पे ड्यू टू लगा देंगे, क्योंकि ये हिज केयरलेसनेस से आपका बैड सेंस दे रहा है। तो जब ये बैड सेंस दे रहा है तो यहां पे ड्यू टू यूज करेंगे, और यहां पे हिज रेगुलर स्टडी जो है ये गुड सेंस दे रहा है, तो गुड सेंस के पहले ओइंग टू का यूज करेंगे और बैड सेंस के पहले ड्यू टू का यूज करेंगे। ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले पे हम लोग बताते हैं कि अगला प्रेपोजिशन कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगला देखिए, मैं आपको प्रॉमिस मैंने किया है कि अगर आप मेरी चारों क्लास देखेंगे प्रेपोजिशन की तो आपको प्रेपोजिशन पे 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, आई विल गिव यू। अगली क्लास में जो भी डाउट है आप कमेंट में दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जो डाउट होगा, कुछ और कुछ जानना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल गिव यू द डिटेल्स। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि होता है इन फ्रंट ऑफ होता है और एक होता है बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का क्या मतलब हुआ कि इन फ्रंट ऑफ किसके सामने, जैसे मान लिया आपने देखा होगा कि ये ऑडियंस बैठी है, ये बहुत सारी ऑडियंस यहां पे बैठी है, और यहां पे एक बंदा जो है ये सिंगर है, ये ऑडियंस के सामने यहां पे है, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, बिफोर लगेगा, इन फ्रंट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है, ये सारे लिविंग हैं। अगर दो लिविंग एक दूसरे के आमने सामने रहेगा तो बिफोर लगेगा। फिर से सुनिए, अगर दो लिविंग एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं तो बिफोर लगेगा। तो बिफोर द लाइन हो जाएगा, बिफोर द टीचर हो जाएगा, बिफोर द ऑफिसर हो जाएगा, बिफोर द ऑडियंस हो जाएगा। तो वहां पे बिफोर का यूज करेंगे, समझ में आ गया। जब दो लिविंग एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे तो वहां पे बिफोर का यूज करेंगे, चाहे वो ऑडियंस हो,
चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो बर्ड्स हो, कोई भी हो, अगर उसमें जान है, अगर वो ऑक्सीजन को इनहेल करा तो वहां पे हम बिफोर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात देखिए क्या है, लेकिन अगर यहीं पे आ गया इस तरह से कि ये एक मान लिया हाउस है और ये मान लिया एक टेम्पल है या मस्जिद है, जो भी है, तो अब इसके सामने अगर ये है तो यहां पे इन फ्रंट ऑफ लगेगा। याद रखिएगा, जब दो लाइफलेस एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। जब दो लाइफलेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे लिखा है कि माई हाउस इज बिफोर द टेम्पल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों में जान नहीं है, तो बिफोर को काट के यहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है ना? दो लिविंग है तो बिफोर यूज करेंगे, दो लिविंग है एक दूसरे के आमने सामने तो बिफोर यूज करिएगा, और अगर दो लाइफलेस एक दूसरे के आमने सामने है तो वहां इन फ्रंट ऑफ यूज करिएगा। जैसे कह देंगे यू कैन फाइंड अ ह्यूज ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस करिएगा, वहां पे बिफोर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि विशाल पेड़ मेरे घर के बिल्कुल सामने है, या इस मंदिर के सामने है, इस मस्जिद के सामने है, या इस गुरुद्वारा के सामने है, तो वहां पे आप इन फ्रंट ऑफ का यूज करिएगा। लेकिन आई कैन नॉट स्टैंड बिफोर द टीचर, आई कैन नॉट स्टैंड बिफोर माई ऑफिसर, आई कैन नॉट सिट बिफोर माई ऑफिसर, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वहां पे हम बिफोर का यूज करेंगे, वहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए ध्यान से। उसके बाद देखिए यहां पे अक्सर में देखे होंगे एक हमारा सिंस आता है और एक हमारा फार आता है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि सिंस जो होता है, ऐसा नहीं कि सिंस सिर्फ एक प्रेपोजिशन ही है, सिंस कंजंक्शन भी है और सिंस एडवर्ब भी है। क्योंकि आपकी क्लास में आपको एडवर्ब से रिलेटेड या आपको कंजंक्शन से रिलेटेड जब आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन एडवर्ब से रिलेटेड यहां नहीं बताना है। लेकिन फिलहाल अभी सिंस को प्रेपोजिशन के फॉर्मेट में जानिए। लेकिन ये हमारा जो सिंस है ये एडवर्ब भी है, ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है और ये कंजंक्शन भी हो सकता है। लेकिन इसकी डिटेल मैं आपको आगे की क्लास में दूंगा। फिलहाल अभी आप सिंस के बारे में जानिए कि सिंस प्रेपोजिशन कैसे इसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कह दिया जाए, आपको पता है कि सिंस जो होता है ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जिस टाइम को हम एक्सटेंड ना कर पाए वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जिस टाइम की लिमिट है वो आगे बढ़ नहीं सकती, एक टाइम बाउंड है। उसके बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। सुबह के बाद दोपहर होता है, दोपहर के बाद शाम होता है, शाम के बाद रात होती है। ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 o'clock के बाद 3 o'clock हो जाएगा, 4 o'clock हो जाएगा, मंडे के बाद संडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। तो यहाँ पे सब पॉइंट ऑफ टाइम है। 2010 के बाद 2015 आ जाएगा। इनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो जिस समय को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते उनके लिए उसका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पूरा नेचर चेंज हो जाएगा, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है ना? तो जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है उसके पहले क्या यूज करते हैं बच्चों? उसके पहले सिंस का यूज करते हैं। लेकिन फार कहां यूज करते हैं? फार जो होता है ये हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फार का यूज किया जाता है और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज करते हैं। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 2 hours, 3 hours, 2 days, 4 days, देखिए बढ़ रहा है ना, एक्सटेंड हो रहा है। 2 days, 3 days, 2 minutes, 3 minutes, 2 hours, 3 hours, 2 months, 3 months। तो जो टाइम को एक्सटेंड करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग एगो हो जाएगा, वहां भी फार यूज करेंगे, वहां सिंस नहीं, वहां लॉन्ग लॉन्ग यूज करेंगे। लेकिन लास्ट संडे है तो वहां सिंस यूज करेंगे, लास्ट मंडे है, लास्ट ईयर है तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, वहां पे फार का यूज करेंगे। 2 days, 3 days, 4 days फार का यूज करेंगे। 2 months, 3 months फार का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे फार जो होता है, अच्छा ये किस टेंस में यूज किया जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ये परफेक्ट टेंस में भी यूज आता है। फिर से सुनिए, ऐसा नहीं है कि सिंस और फार परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है। ये सिंस और फार परफेक्ट टेंस में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, मैं आपको यहां पे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लिखा एक सवाल आ गया कि
ही हैज बीन इन दिस सिटी फॉर 5 years मान लिया। अब बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि यार ये कौन सा टेंस है, तो वो बता देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं भाई, ये परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैज और हैव के साथ ये V3 आया है। बीन जो होता है ये V3 है। मेरे टेंस को जब देखिएगा, वर्ब को देखिएगा, तो मैं वहां क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये V3 होता है, ये V4 होता है, ये V5 होता है। ये वर्ब का फॉर्मेट है, ये वर्ब का स्ट्रक्चर है। तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म वाज या वर होता है, इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है, और इसका फोर्थ फॉर्म जो होता है वो बीइंग होता है, और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो इज होता है। ठीक है ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां आ गया। आपको पता है कि हैज हैव के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो परफेक्ट टेंस हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए अगर कंटिन्यूअस लगाते तो यहां पे आईएनजी फॉर्म एक रखना होता, लेकिन चूंकि यहां पे आईएनजी फॉर्म है ही नहीं है, तो ऐसे हालात में ये परफेक्ट टेंस है। तो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फार का यूज किया जाता है। सिंस हिज बर्थ भी हो सकता है, सिंस लास्ट ईयर भी हो सकता है। ही हैज बीन इन दिस सिटी सिंस लास्ट ईयर, तो यानी वो इस शहर में अभी भी है, पिछले साल से शुरू हुआ, और अभी भी है, पिछले 5 साल से शुरू हुआ, और आज भी है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। याद रखिएगा, सिंस और फार परफेक्ट टेंस में भी आता है, और सिंस फार को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं। तो इस एग्जांपल को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ही हैज बीन लिविंग। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस देखिए आया, ये भी, ये हमारा V3 है, ये V4 है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा, इसे मेन वर्ब कहा जाएगा, इसे भी मेन वर्ब कहा जाएगा। ये मेन वर्ब V3 में है, और ये मेन वर्ब V4 में है। तो ऐसा नियम किसमें लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो कैसे बनेगा कि ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, फॉर 5 years। अब इसका मतलब कि वो इस शहर में पिछले 5 साल से रह रहा है, या 5 साल से रह रहा है। अगर ये बीन नहीं होते थे, 5 साल से है, 5 साल से है, लेकिन अगर ये बीन आ जाएगा तो बोलेंगे वह 5 साल से इस शहर में रह रहा है। तो रह रहा है, अगर वो रह रहा है तो हैज बीन लिविंग हो जाएगा, और अगर है तो सिर्फ हैज बीन का यूज कर देंगे। तो ये नियम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी सिंस फार दोनों में आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। लेकिन सिंस और फार को परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं। तो वह है, इस शहर में है तो हैज बीन हो गया, या हैज लिव्ड हो गया। जैसे लिखा है कि शी हैज, मैं मिटा दो इसको, जैसे लिखा है यहां पे कि वसी हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 2 months। इसका मतलब है कि वसी हैज बीन इन दिस सिटी, इसका मतलब है कि वसी हैज बीन, ये दोनों का मतलब एक ही है। चाहे वो हैज लिव्ड कह दीजिए या हैज बीन कह दीजिए, दोनों का मतलब है कि वो इसी शहर में है। तो ऐसे हालात में यहां पे फार का यूज करेंगे, तो ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर होता कि वसी हैज बीन लिविंग, तो वहां पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया कि सिंस फार कहां यूज करते हैं। और दूसरी बात, सिंस जो है वो सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन भी है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, और दूसरा फार भी जो है ये सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं है, फार कंजंक्शन के फॉर्मेट में भी यूज किया जाता है। ठीक है ना, दैट्स ऑल। ये क्लियर यहां हो गया। नेक्स्ट देखिए। तो इस तरह से आप यहां पे देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रेपोजिशन हम यहां पे यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, फिर यहां पे आया कि एक वर्ड आता है अगेंस्ट। ध्यान से सुनेंगे, अगेंस्ट। अब देखिए, सबसे ज्यादा लीन के साथ अगेंस्ट आता है। जैसे लीन अगेंस्ट द वॉल हो जाएगा, यानी दीवार के, जैसे मैंने दीवार के सारे बोर्ड के सारे ऐसे में खड़ा हो गया, तो लीन अगेंस्ट नहीं हो जाएगा।
तो किसी चीज के अगेंस्ट जब खड़े होंगे, उसको टेक लगा के उसके सहारे खड़े होंगे, तो लीन अगेंस्ट यहां हो जाएगा। तो यहां लीन अगेंस्ट की बात हो रही है कि लीन अगेंस्ट होता है। अच्छा, दूसरा, जैसे पानी की धारा है उसके अगेंस्ट, जैसे मैंने कहा ना, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये आपका फेस है और ये किसी दूसरे बंदे का फेस है, जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं तो वहां अगेंस्ट लगेगा। आप कहोगे सर इसके पहले तो आप बताए थे बिफोर भी लगता है, दो लिविंग है तो बिफोर भी लगता है, इन फ्रंट भी लगता है। यहां फेस फेस की बात है, अगर दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है तो अगेंस्ट हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि ही इज, ऐसे हो जाएगा, मान लिया कि ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट मी। तो ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट मी का मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं तो वहां अगेंस्ट यूज करेंगे। जैसे इंडिया विल प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, तो अब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी, दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे, दोनों के बीच युद्ध चलेगा, दोनों के बीच मैच होगा। तो जब दो युद्ध एक दूसरे के आमने सामने होता है वहां भी अगेंस्ट लगेंगे। जैसे इंडिया विल फेस अगेंस्ट चाइना, इंडिया विल फाइट अगेंस्ट चाइना, तो वहां पे अगेंस्ट का यूज करेंगे, अगेंस्ट पाकिस्तान। या ऐसे होगा कि द टीम ऑफ इंडिया विल प्ले अगेंस्ट द टीम ऑफ पाकिस्तान, तो वहां पे अगेंस्ट का हम यूज करेंगे। तो अगेंस्ट का मतलब हुआ कि दोनों के फेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे एक और आपने देखा होगा, कि जैसे लिखा है इट इज वेरी हार्ड टू स्विम अगेंस्ट, अब यहां आ जाएगा द वेव्स ऑफ रिवर, नदी के अगेंस्ट द वेव्स ऑफ रिवर, यहां आ गया अगेंस्ट, यानी पानी की धारा के विपरीत स्विम करना, तैरना आसान नहीं है, तो यहां भी अगेंस्ट का यूज करेंगे। आपने देखा होगा आपका फोर्स उसके अपोजिट चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो इस साइड से आ रहा है, आप इस साइड से जा रहे हैं, दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहां पे भी अगेंस्ट का यूज किया जाता है। जब दोनों के फेस एक दूसरे के आमने सामने है, दोनों एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में वहां पे अगेंस्ट का यूज करेंगे। वरना अगर उनका डायरेक्शन विपरीत दिशा में है, फेस दूसरी दिशा में है, बहुत सारे ऑडियंस बैठे हैं, तो वहां पे हम बिफोर का यूज करेंगे। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर द ऑडियंस हो जाएगा, तो वहां पे हम बिफोर का यूज करेंगे। वरना एक दूसरे के आमने सामने है तो वहां पे अगेंस्ट का यूज करेंगे। बिल्कुल एक फेस दूसरे फेस के बिल्कुल सामने अगर है तो वहां पे अगेंस्ट यूज करेंगे। और यहां पे लीन के साथ हमेशा अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो लीन अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के सहारे खड़ा होना या बैठना, वहां हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये देखिए, यहां पे आप देखिए और प्रेपोजिशन के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे यहां आ गया कि यहां पे कि विथ है, बाई है, फ्रॉम है, ऑफ है, टू है, इनटू भी मैंने आपको बता दिया, अप टू भी बता दिया था। अब यहां पे और भी बहुत, हाँ यहां देखिए जैसे लिखा होता है यहां पे कि नो है, तो नो एक वर्ब है, तो नो के बाद कोई प्रेपोजिशन ना लगाइएगा। लेकिन अगर ये नो पैसिव के फॉर्मेट में आ जाएगा तो इसके साथ टू यूज करिएगा, बाई ना यूज करिएगा। फिर से सुनिए, अगर नो एक्टिव वॉइस में है तो कोई प्रेपोजिशन ना लगाइएगा, लेकिन अगर नो पैसिव वॉइस में है तो इसके साथ हमेशा टू यूज करिएगा। कैसे? जैसे मैंने यहां बताया किस तरह से, ये देखिए जैसे लिखा है कि ही नोज दिस रूल, उसको यह नियम पसंद है, मतलब पता है। ही नोज दिस रूल मींस वह ये नियम जानता है। लेकिन अगर ये एक्टिव वॉइस में हो गया, इसी का पैसिव वॉइस ऐसे आ जाए कि दिस रूल इज नोन, अब यहां पे बाई हिम लिख के आएगा तो ये गलत हो जाएगा, बाई की जगह पे टू यूज करिएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि टू कहां लगेगा, जब ये नो
नोन में आ जाएगा, पैसिव के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो यहां पे टू प्रेपोजिशन लगेगा। लेकिन नो अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है ये चीज क्लियर हो गई यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद तो यहां पे अगर यहां नोन आएगा तो उसके साथ वही नियम है। ओब्लाई अगर आएगा तो इसके साथ भी वही नियम है। ओब्लाइज्ड कर दे रहा हूं, OBLIGE, ओब्लाइज्ड अगर हो जाए या थैंकफुल हो जाए, थैंक्स अगर हो जाए या थैंक्स, तब इन सब के साथ टू प्रेपोजिशन यूज करिएगा। या ड्यूटीफुल अगर हो गया, ये वर्ब नहीं है एडजेक्टिव है, इन सब के साथ टू यूज करिएगा। जैसे शी इज ओब्लाइज्ड टू हर टीचर्स यहां आ जाए, जैसे लिखा यहां पे कि शी इज ऑलवेज ओब्लाइज्ड विथ हर टीचर, ऐसे लिख के आएगा तो बच्चों ये गलत है। विथ को काट के यहां पे टू लगाइएगा। ओब्लाइज्ड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, वहां पे विद यूज करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ और भी देखिएगा, जैसे कोई भी चीज आपको आश्चर्य कर दे, हैरान कर दे, सरप्राइज कर दे, जैसे आपने देखा सरप्राइज्ड हो गया या एस्टोनिश्ड हो गया या बैफल्ड हो गया, व्याकुल कर दिया, या अलार्म हो गया, ठीक है ना। तो इन सबके साथ यहां पे एट प्रेपोजिशन आता है, याद रखिएगा, इनके साथ एड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। बाई, ऑफ या दूसरा प्रेपोजिशन नहीं, बल्कि एड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे है कि वी आर सरप्राइज्ड, वी आर सरप्राइज्ड, अब यहां पे डॉट डॉट हिज रिजल्ट, तो अब यहां पे ना तो विथ होगा, ना तो यहां बाई होगा, ना तो यहां पे फ्रॉम होगा, ये कुछ नहीं होगा, इनको हटा के एट प्रेपोजिशन लगाया जाएगा, ठीक है ना। पास में रहिए। तो ये जो आपको वर्ब बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, इन सारे वर्ब के बाद कुल मिला के इसको ऐसे समझिए कि जो हैरानगी के वर्ड हैं, जो आश्चर्य के वर्ड हैं, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनके लिए हमेशा एट प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। तो यहां पे एट हमने लगाया, तो सरप्राइज एट हो जाएगा, एस्टोनिश्ड एट हो जाएगा, बैफल्ड एट हो जाएगा, अलार्म्ड एट हो जाएगा, वहां पे एट का यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर यहां आता है कि सारो या प्लेजर के जो भी हमारे वर्ब हैं, सारो या प्लेजर के जो भी वर्ब हैं, उनके साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, विद प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मान लिया आ जाएगा कि डिलाइटेड हो गया, ये डिलाइटेड हो गया, या यहां पे आपके आ गया प्लीज्ड हो गया, या यहां पे डिसप्लीज्ड हो गया, या यहां पे डिसअपॉइंटेड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। यानी दुख और सुख के जो भी हमारे वर्ब हैं, इन सबके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन सबके साथ विद प्रेपोजिशन यूज करते हैं। डिसअपॉइंटेड विद हो जाएगा, एट नहीं, बाई नहीं, फ्रॉम नहीं, यहां पे जब लगेगा विद प्रेपोजिशन यूज करेंगे। चलिए मैं इसको एग्जांपल के तहत बताता हूं कि कैसे इसे आप समझेंगे। ये मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए कैसे। जैसे लिखा है कि वी आर, यहां पे डिलाइटेड, वी आर डिलाइटेड डॉट डॉट द रिजल्ट ऑफ आवर डॉटर। कह रहा है कि हम अपने बेटी के परिणाम से खुश हैं। तो बेटी के परिणाम से अगर आप खुश हैं तो यहां पे विद प्रेपोजिशन लगेगा, याद रखिएगा। तो यानी डिलाइटेड है, उसी तरह से ओवरजॉयड है या प्लीज्ड है, इन सब के साथ विद प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। ये सब इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपकी एग्जाम्स में आपके लिए प्रेपोजिशन से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे, और यहां आप दिमाग में रखिए, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा कंटेन होता है,
या कंसिस्ट होता है, कंटेन हो जाएगा, कंसिस्ट हो जाएगा, या इंक्लूड हो जाएगा, इन सबके साथ इन प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। इन प्रेपोजिशन यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में ऑफ का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इनके साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा, और अगर ये पैसिव वॉइस है तो इनके साथ इन प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है ना। जैसे लिखा है कि दिस बॉटल कंटेन्स ऑफ मेनी, मान लिया आ जाएगा साल्ट, मान लिया आ गया, मेनी साल्ट आ गया, मेनी साल्ट कहते, यानी कई सारे साल्ट इसमें कंटेन है, तो यहां पे ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं आ जाए कि मेनी साल्ट्स, कई तरह के, यानी मेनी टाइप्स ऑफ भी हो सकता था कि मेनी टाइप्स ऑफ, या मच भी हो सकता है यहां पे। तो मान लिया लिखा है कि मेनी साल्ट्स आर कंटेन्ड डॉट डॉट दिस बॉटल अगर लिखा है, तो ऐसे हालात में अब यहां पे इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, मेनी साल्ट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉटल यूज करेंगे। इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि एक कंप्राइज के साथ आता, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक अक्सर में आपके एग्जाम में दिया है कंप्राइज, कंप्राइज के साथ मेनी टाइम ऑफ का मिस्टेक देता है। याद रखिएगा, कंप्राइज के बाद ऑफ का कंप्राइज का मतलब कोई चीज किसी में मिला हुआ हो, शामिल हो। जैसे कह दिया जाए कि दिस क्लास कंप्राइजेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि इस क्लास में 20 छात्र हैं, यानी इसमें शामिल है, बैठे हुए हैं, तो कंप्राइज के बाद ऑफ का यूज नहीं करें। लेकिन अगर यहीं ऐसे आ जाए कि 20 स्टूडेंट, ऐसे 20 स्टूडेंट्स आर कंप्राइज्ड, ऐसे लिखा है आर कंप्राइज, अब डॉट डॉट करके दिस क्लास, अगर तो ऐसे हालात में यहां पे इन प्रेपोजिशन लगेगा। याद रखिएगा, कंप्राइज अगर पैसिव वॉइस में है तो इन प्रेपोजिशन लगेगा, लेकिन कंप्राइज अगर एक्टिव वॉइस में है तो नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी प्रेपोजिशन लगाएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। चलिए आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्लास आपको देता हूं प्रेपोजिशन से आगे और भी चीजें हैं, मैं आपको प्रेपोजिशन में ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जाम्स का है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोहिबिटेड है, वो देखिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। क्या चीज हाईली प्रोहिबिटेड है प्रेपोजिशन में ही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, ये वसी सर की क्लास है, वसी सर आपको सिखा रहे हैं प्रेपोजिशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। मेरी क्लास के 4 वीडियो प्रेपोजिशन के हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो यू विल हैव द मोर कॉन्फिडेंस ऑन प्रेपोजिशन एंड यू विल फील बेटर, यू विल फील इजियर देन यस्टरडे इन द while you are going to tackle the question or while you are going to write down on preposition। ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, क्या जैसे एक on होता है, at होता है और in होता है, ये कंपाउंड टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के पहले नहीं आते। कंपाउंड टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के पहले ऑन, एट और इन नहीं आते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। कैसे, अब कैसे पता चला, जैसे 2 टाइम मैं यहां बनाता हूं, जैसे यहां पे संडे है तो संडे सिंपल वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे दिस संडे है तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया, ठीक है ना। जैसे यहां मंथ है तो मंथ सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर यहीं पे नेक्स्ट मंथ है तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया, ठीक है ना। जैसे यहां पे आ गया, मान लिया कि नाइट अगर है तो नाइट आपका सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर यहीं पे लास्ट नाइट हो जाएगा तो लास्ट नाइट क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड वर्ड हो जाएगा। तो अगर ये इस फॉर्मेट में है तो आप यहां पे ऑन, एट और इन प्रेपोजिशन लगाएंगे, लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में कंपाउंड वर्ड में है
तो यहां पे ऑन, एट और इन अगर आप लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर से सुन लें, अगर ये सिंपल टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो ऑन, इन और एट लगाइएगा, लेकिन अगर ये कंपाउंड टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो यहां पे ऑन, इन और एट का यूज करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे आप सीख रहे हैं प्रेपोजिशन वसी सर की क्लास में, ये बात दिमाग में रखेंगे। जैसे लिखा है यहां पे कि आई विल टीच द नेक्स्ट टॉपिक, अब लिखा है ऑन नेक्स्ट संडे। अब अगर संडे होता तो ऑन लगाते, लेकिन अगर नेक्स्ट संडे है तो यहां पे ऑन यूज नहीं करेंगे। जैसे एक बार लिख लेते हैं कि आई विल टीच द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक डॉट डॉट, यहां पे आ जाए संडे। तो यहां पे आप ऑन यूज करिए, यहां पे आप ऑन यूज करेंगे, लेकिन अगर वहीं नेक्स्ट संडे आ जाएगा तो ऑन यहां पे हाईली प्रोहिबिटेड हो जाएगा। जैसे लिखा है एट लास्ट नाइट, एट लास्ट नाइट वेयर डिड यू गो, कह रहा कि पिछली रात तुम कहां गए थे, तो एट का यूज यहां पर हम नहीं करेंगे। लेकिन यही सवाल अगर ऐसे हो गया कि एट नाइट, रात में, वेयर डिड यू गो, तो ये सही हो जाएगा। नाइट है तो एट प्रेपोजिशन आएगा, लेकिन लास्ट नाइट है तो वहां पे एट प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो अगर वो कंपाउंड टाइम डिनोटिंग है तो आप प्रेपोजिशन ना एट, इन और ऑन ना लगाइएगा, लेकिन अगर वो सिंपल टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो वहां पे आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ऑन, इन और एट के साथ ये नियम है, बाकी प्रेपोजिशन आप लगाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है। जैसे लिखा है कि आई विल टीच यू डॉट डॉट मंडे नेक्स्ट, तो यहां पे ऑन आप लगाएंगे क्योंकि यहां मंडे पहले आ गया, तो आप यहां पे ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं ऐसे आ गया कि आई विल टीच यू डॉट डॉट नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, तो यहां पे ऑन आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर लिखा है कि आई विल टीच यू डॉट डॉट मंडे, तो ऐसे हालात में आप यहां पे ऑन यूज करेंगे। क्लियर हो गया? कहने का मतलब अगर ये नेक्स्ट है, लास्ट है, प्रीवियस है, दिस है, दैट है, इनके बाद अगर कोई टाइम आ गया, मंडे है, संडे है, जनवरी है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, तो इन, ऑन और एट का यूज मत करिएगा। बाकी अगर मंडे पहले आ गया, जनवरी पहले आ गया, तो वहां पे इन, ऑन और एट का यूज आप करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जनरली जनवरी है तो इन जनवरी हो जाएगा, जनरली मॉर्निंग है इन मॉर्निंग हो जाएगा, लेकिन दिस मॉर्निंग है इन नहीं लगेगा। क्लियर? समझ में ये आपको आ गया। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अगले प्रेपोजिशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, ठीक है ना। यहां पे आपका आ गया इस तरह से कि कुछ और भी प्रेपोजिशन है जो आपको जानना चाहिए। जैसे बिहाइंड है, आफ्टर, ये मैं आपको बता दूं कि बिहाइंड कहां लगता है और आफ्टर कहां लगता है। मैं आप एक सीक्वेंस नहीं बल्कि जैसे मुझे मेरे माइंड में आ जा रहा मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, और पक्का आप पूरा वीडियो देखिएगा, 4 वीडियो में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिहाइंड और आफ्टर में क्या फर्क है। जैसे एक सवाल है कि हु इज स्टैंडिंग डॉट डॉट द कर्टेन, तो यहां पे आफ्टर लगेगा या बिहाइंड लगेगा, यही आपको सोचना है। तो यहां पे बिहाइंड लगेगा क्योंकि कर्टेन इज द स्टेबल। जब कोई पीछे पर्दे के पीछे छुपा है
तो वहां बिहाइंड लगेगा। इसको ऐसे भी समझिएगा, जैसे होता है कि तेरे पीछे आऊंगा दुनिया बसाऊंगा जाएगी बच के कहां, तो वहां आफ्टर लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज आपके पीछे बिल्कुल खड़ा है, जैसे चोर आपके पीछे खड़ा है तो वहां बिहाइंड लगेगा, लेकिन चोर आपके पीछे पड़ा है तो वहां पे आफ्टर लगेगा। जैसे लिखा है कि अ थीफ इज स्टैंडिंग, एक चोर अब यहां पे खड़ा है, तो यहां पे यू अगर आया तो यहां बिहाइंड लगेगा। इसका मतलब है कि एक चोर आपके पीछे खड़ा है, लेकिन अगर लिखा है अ थीफ इज आफ्टर यू, इसका मतलब है कि एक चोर आपके पीछे पड़ा है। अगर मोशन रहेगा तो वहां पड़ा है, और अगर स्टेबल है तो खड़ा है, पीछे खड़ा है। देखिए बोर्ड है मेरे पीछे है तो ये बिहाइंड हो गया, ये आफ्टर नहीं है। लेकिन मैं भी जा रहा हूं, वो भी जा रहा है, आपकी भी कार आगे जा रही है, मेरी कार उसके पीछे आ रही है, उसका पीछा कर रही है, तो वहां आफ्टर हो जाएगा। जैसे आई विल कम आफ्टर यू, मैं आपके पीछे आऊंगा, यानी मैं आपके बाद आऊंगा। आप चलो, मैं आपके पीछे आए, मैं आपके बाद आऊंगा। तो यू विल नोट डाउन देयर, यू विल पुट डाउन देयर व्हाट, आफ्टर लगेगा। लेकिन अगर पीछे खड़ा है तो वहां पे बिहाइंड लगेगा। पर्दे के पीछे कोई है तो बिहाइंड लगेगा। और अगर कोई आपके पीछे जा रहा है, आप भी जा रहे हो, उसके पीछे वो भी जा रही है, नेताजी जा रहे हैं, उसके पीछे भीड़ जा रही है, तो वहां आफ्टर हो जाएगा। वहां पे बिहाइंड का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये क्लियर होगा, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। वेलकम बैक। फिर देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट देखिए। जैसे यहां पे आता है इस तरह से कि और कौन से प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, यहां पे जो आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे टिल होता है और अनटिल होता है। तो टिल और अनटिल भी हमारा प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन भी है प्रेपोजिशन भी है। अगर कंजंक्शन में आएगा तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, या यू के अगर ये कंजंक्शन है तो ये टाइम की बात करेगा, वो टाइम से रिलेटेड हो जाएगा, वो टाइम डिनोटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रेपोजिशन है तो टाइम के पहले आएगा। जैसे यहाँ टिल और अनटिल का मतलब हुआ अनटिल मंडे हो जाएगा, टिल मंडे हो जाएगा। जैसे लिखा है कि आई विल टीच यू टिल मंडे, ठीक है ना। टिल मंडे का मतलब मंडे तक, इसको बाई भी कह सकते हैं, बाई मंडे, मंडे तक। मंडे तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मंडे तक मेरी क्लास चलेगी, यानी जब तक मंडे नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। या टिल और अनटिल कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यू शुड वेट फॉर हिम। फिर बात याद रखिएगा, अवेट होता तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, लेकिन अगर वेट है तो फॉर प्रेपोजिशन लगेगा। तो यू शुड वेट फॉर हिम अंटिल हिज अराइवल। अंटिल हिज अराइवल का मतलब कि जब तक उनका आना हो ना जाए आपको उनका वेट करना चाहिए। तो अंटिल यहां क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर होता अंटिल ही अराइव्स हो गया तो अंटिल वहां पे कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे लिखा है कि यू शुड वेट फॉर हिम अंटिल ही अराइव्स। अंटिल ही अराइव्स हो जाएगा, तो ये जो अंटिल हो जाएगा ये कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये अंटिल क्या हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो मैंने एक वर्ड कहा कि टिल और अंटिल प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। अगर ये कंजंक्शन है तो यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, और अगर यह प्रेपोजिशन है तो यहां पे कोई नाउन आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट बताता हूं। थ्रू का यूज कहां करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो हमारा प्रेपोजिशन, मैं आपको प्रेपोजिशन की सारे कंटेंट यहां पे बता दे रहा हूं। एक प्रेपोजिशन थ्रू होता है। थ्रू का मतलब होता है से, या किसी मार्ग से वहां पे थ्रू लगाएंगे। जैसे लिखा है कि माई ट्रेन पास्ड, अब यहां फ्रॉम द टनल अगर लिखा है फ्रॉम द टनल तो ये गलत हो जाएगा,
यहां पे क्या लगाएंगे, थ्रू द टनल हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थ्रू करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम नहीं करेंगे, यहाँ पे यहाँ होगा थ्रू द टनल, यानी टनल के रास्ते से। जैसे ये आपका दोनों तरफ से ऐसे क्या हुआ, कोई चीज ऐसे इस साइड से और इस साइड से गिरी हो, अब बीच से कोई रास्ते से ऐसे कोई जा रहा है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ये रोड इस शहर से होकर के गुजरती है तो वहां पे थ्रू यूज करेंगे, ये नदी इस शहर से होकर के गुजरती है तो वहां पे थ्रू यूज करेंगे, ठीक है ना। या इस गुफा से होकर के, इस जंगल से होकर के ये रोड जाती है तो वहां पे थ्रू यूज करेंगे। जैसे माई कार पास थ्रू दिस थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, तो वहां पे थ्रू यूज करेंगे, वहां पे फ्रॉम यूज ना करेंगे, वहां पे थ्रू यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, थ्रू मीन्स से होता है या किसी मार्ग से या कहीं से होता हुआ कोई चीज आ रहा है, वहां पे थ्रू का यूज करेंगे। मैंने कहा कि माई कार पास्ड थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, तो वहां पे थ्रू यूज करेंगे। यहां पे लिखा है कि माई ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, यानी गुफा से होकर के जा रहा है तो वहां पे भी थ्रू का यूज करेंगे, और दूसरा कोई प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा एट जो होता है ये स्मॉल प्लेस के साथ यूज होता है, और इन जो होता है ये लार्ज प्लेस के साथ यूज होता है, या विलेज अगर होगा तो विलेज के साथ भी इन यूज करेंगे। जैसे लिखा है शी वांट्स टू लिव इन विलेज, तो यहां पे विलेज अगर है तो इन यूज करेंगे, लेकिन बच्चों याद रखिएगा अगर विलेज का नाम रहेगा तो वहां एट यूज करेंगे। कैसे, जैसे सी वांट्स टू लिव अब डॉट डॉट काशीपुर, काशीपुर विलेज, अगर ये काशीपुर विलेज का नाम आ गया तो वहां पे एट यूज करेंगे, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। और इससे इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया गया कि कोई भी ऐसे सीक्वेंस है, पहले स्मॉल प्लेस आता है, उसके बाद लार्ज प्लेस आता है, बड़ी प्लेस आती है, तो पहले स्मॉल प्लेस को लिखा जाता है एट, उसके बाद लार्ज प्लेस को यहां पे इन यूज करते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। यानी हमेशा बड़ी जो जगह होती है वो छोटी जगह को क्या करती है, अपने में समा लेती है, तो वहां इन यूज करेंगे। जैसे मान लिया आपने देखा कि ही लिव्स एट कनॉट, ऐसे कनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली, इस तरह से लिखिएगा। और अगर आपने ऐसे लिख दिया कि ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एट कनॉट प्लेस, तो बच्चे याद रखिएगा ये आपका डिडक्ट हो जाएगा मार्क्स, ये बिल्कुल सही नहीं है। कहने का मतलब हमेशा छोटी जगह पहले होती है और जो बड़ी जगह होती है हमेशा बाद में आती है, तो पहले छोटी जगह लिखा करें उसके बाद बड़ी जगह को लिखा करें। तो ऐसे लिखेंगे ही लिव्स एट कनॉट प्लेस इन न्यू दिल्ली, बात क्लियर हो गई। अब जैसे मान लिया कि वह उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में रहता है, तो अब ऐसे लिखेंगे ना कि ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन न्यू दिल्ली, सॉरी इन इंडिया, इन इंडिया, तो ये गलत क्या हो गया, ये तो सही है लेकिन यहां इन की जगह पे ऐट हो जाएगा, यानी छोटी जगह हमेशा पहले आती है, बड़ी जगह बाद में आती है। जो छोटी जगह है उसके पहले ऐट लगाते हैं, जो बड़ी जगह है उसके लिए हमेशा इन लगाते हैं। गांव के पहले इन लगाते हैं, लेकिन अगर गांव का नाम रहेगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे, उसके पहले हमेशा ऐट का यूज करेंगे। ये मुझे लग रहा है पूरा क्लियर यहां पर हो गया होगा, ठीक है ना। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे आता है, ध्यान से सुनिएगा। टू जो होता है, टू के बाद जब V1 आता है तो इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, याद रखिएगा। जब टू के बाद V1 आता है तो इस टू को इन्फिनिटिव कहा जाता है, लेकिन जब टू के बाद यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आता है तो इस टू को क्या बोला जाएगा, प्रेपोजिशन बोला जाएगा। अब कैसे है, ध्यान से सुनिए। जैसे एक सवाल लिखा है कि ही वांट्स टू लिविंग इन विलेज, यानी वह गांव में रहना चाहता है, तो टू सही है, लिविंग का लिव कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फिर से सुनिए,
टू के बाद सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर टू के बाद सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ऐसे हालात में इस टू के बाद ये लिव यहां आया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेज हैं, फ्रेज यानी शब्दों के समूह, जिनके साथ अगर टू आएगा तो उस टू को प्रेपोजिशन कहा जाएगा। कैसे देखिए, मैं आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर ये ऐसे लिख दिया गया, हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड, फिर एडिक्टेड, फिर अकस्टम्ड, फिर विथ अ व्यू, फिर उसी तरह से लुक फॉरवर्ड। इनके बाद अगर यहां पे टू आता है तो इस टू के बाद हमेशा क्या आएगा, ये बात याद रखिएगा, इस टू के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इस वर्ब के फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। लेकिन अब ये टू क्या होगा, ये जानना बड़ा जरूरी है। इस टू को किस नाम से बुलाया जाता है, तो इस टू को प्रेपोजिशन कहा जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, इसकी स्पेशलाइजेशन है। अगर इन सारे वर्ड्स के साथ अगर ये टू आता है तो इसे प्रेपोजिशन कहा जाएगा, तो यहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, तो वहां पे यही रूल है। तो इस टू को क्या बुलाएंगे, प्रेपोजिशन बुलाएंगे। एक एग्जांपल के तहत मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, ठीक है ना। तो जैसे लिखा है, सी वेंट देयर with a view to meet with a view to meet her friend, ठीक है ना। अब यहां पे लिखा है इस तरह से, मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे लिखा है, she went there with a view to meet her friend। तो ऐसे हालात में ये टू क्या है, ये टू क्या है, व्हाट दिस टू इज देयर, तो ये टू क्या यहां हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। और अगर ये प्रेपोजिशन हो गया तो ऐसे हालात में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रेपोजिशन यहां लगेगा। तो अब ये टू को, इस मीट को क्या कर देंगे, इस मीट को यहां पे मीटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों मीटिंग में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिक रीजन ये है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं या वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहते हैं। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। तो ये हमारे प्रेपोजिशन के बहुत सारे रूल थे जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। आप यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो कुछ हमारा ये रूल था, कुछ ऐसे नियम थे जो प्रेपोजिशन के थे, जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल गेट मच मोर कॉन्फिडेंस ऑन प्रेपोजिशन। सो ये हमारा दिस इज सम अप ऑफ द प्रेपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ मैंने प्रेपोजिशन के 4 वीडियो में बताया है। पहला वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन एंड काइंड्स था। दूसरे, तीसरे, चौथे वीडियो में इसको कैसे अप्लाई किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारा कंप्लीट प्रेपोजिशन का सेशन था। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो टेंस पे होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैं आपको वर्ब के टाइप्स बता दूंगा कि ऐसा नहीं कि वर्ब सिर्फ 3 ही होते हैं, V1, V2, V3, V4 होते हैं। मेन बताने के बाद मैं टेंस पे ले जाऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारा वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अपने नए एनर्जी, नए ड्रीम, नए टारगेट और नए सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब में टेंस हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं वसीम सर आपको अपने अगले वीडियो में टेंस से रिलेटेड आपको तमाम इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।